हाय गाइस, वेलकम टू क्या भूत होते हैं। आप सब ने कभी न कभी येती, बिगफुट या स्नोमैन के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पढ़ा और सुना होगा। बट आज जिस इंसिडेंट, बल्कि ये कहें कि इंसिडेंट्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो हुआ था इंडियन आर्मी के साथ, जिसमें उन्हें कुछ मिला था। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक शाउट आउट टू मेजर विक्रांत नागरे, जो कि हमारे चैनल के एक रेगुलर व्यूअर हैं और एक्स फाइल सीरीज उनकी पसंदीदा है। अब सीधा चलते हैं वीडियो पर। स्टोरी सुनने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। हमारी वेबसाइट अब लाइव हो चुकी है, जिस पर आप कई तरह का इंफॉर्मेटिव और इंफोटेनमेंट कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ सकते हैं। मैं हर रोज इस पर 1 या 2 ब्लॉग्स अपडेट करता हूं। अगर आपको हॉरर मूवीज के सजेशंस चाहिए या फिर आप अलग अलग फोकलोर, मिथ और हिस्ट्री के बारे में जानना और पढ़ना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाइए और एंजॉय कीजिए। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, रील्स देखिए, एंजॉय करिए, हैव फन। ये एक्सपेडिशन माउंट मकालू के लिए 27 मार्च 2019 को शुरू हुई थी और ये 2 महीने लंबी चलने वाली थी। इंडियन आर्मी इस तरह के एक्सपेडिशंस को दशकों से करती आ रही है। इस तरह के एक्सपेडिशंस का मकसद ज्यादातर तो सोल्जर्स को हाई ऑल्टीट्यूड एनवायरनमेंट से एक्लेमेटाइज करना होता है और साथ ही एक्सपेडिशंस हमारे दुश्मनों जैसे कि चाइना और पाकिस्तान की मूवमेंट पर नजर रखने के लिए भी होती है, क्योंकि कारगिल में हम ठंड में एक बार पहले भी इनसे धोखा खा चुके हैं। खैर, हमारे आपके जैसे लोगों को इस बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन आर्मी माउंटेन वॉरफेयर या फिर हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में सबसे एडवांस और सबसे ताकतवर फोर्स है। चाइना इतने सारे हाईटेक वेपन्स और इक्विपमेंट होने के बावजूद अभी तक माउंटेन वॉरफेयर को मास्टर नहीं कर पाया है और रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की तो औकात ही क्या। एनीवेज, हम टॉपिक पर वापस आते हैं। माउंट मकालू की इस एक्सपेडिशन को मेजर मनोज जोशी लीड कर रहे थे और उनकी टीम में कुल 17 सोल्जर्स थे, जिसमें से 4 ऑफिसर रैंक के सोल्जर्स, 2 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और 11 अलग अलग रैंक के सोल्जर्स थे। ये एक्सपेडिशन टीम 2 अप्रैल को हिमालयन माउंटेन रेंज के नीचे के इलाके में पहुंच गई थी, जहां से उन्हें मकालू बेस कैंप जाना था। 9 अप्रैल को जब ये टीम मकालू बारून नेशनल पार्क की वैली से होकर जा रही थी, तब 4500 मीटर की ऊंचाई पर लांगमले खारका नाम के एक वे पॉइंट पर वो रुके हुए थे। हाई ऑल्टीट्यूड एक्सपेडिशंस ऐसे कई वे पॉइंट्स पर रुकते हैं ताकि वो बढ़ती ऊंचाई और एनवायरनमेंट के साथ खुद को आसानी से एडजस्ट कर सकें। उन्होंने जहां अपने कैंप लगाए थे, वहां कुछ सोल्जर्स आसपास के इलाके का मुआयना कर रहे थे, जहां उन्हें ये दिखा। ये फुटप्रिंट्स उनकी कैंप साइट के काफी पास थे और इनका साइज आम पैरों के निशानों से काफी बड़ा था। ये फुटप्रिंट्स 32 इंच लंबे और 15 इंच चौड़े थे। ये फुटप्रिंट्स किसी भी आम इंसान के पैर से कम 3 गुना बड़े थे और इससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि ये फुटप्रिंट्स एक सीधी लाइन में थे। ये बिल्कुल साफ दर्शाता था कि जिस भी जीव के ये फुटप्रिंट्स थे, वो 2 पैरों पर सीधा खड़ा होकर चल सकता था। इन फुटप्रिंट्स में एक निशान से दूसरे निशान की दूरी 4 फीट थी। ध्यान रहे कि एक एवरेज हाइट का आम आदमी जब चलता है, तब उसके 2 पैरों के बीच का डिस्टेंस कभी भी 1.5 से 2 फीट से ज्यादा नहीं होता। अगर हम तेज चलने और लंबे लंबे डग भरने की कोशिश भी करें, तब भी हम एक कदम में 2.5 या 3.25 फीट से ज्यादा की दूरी नहीं तय कर सकते। इंडियन आर्मी ने इससे पहले कभी इस तरह के फुटप्रिंट्स के बारे में कोई ऑफिशियल रिपोर्ट्स नहीं दी थी, पर कई ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स ने मकालू बारून नेशनल पार्क के इलाके में ऐसे कई फुटप्रिंट्स देखने की बात पहले भी कही है। इनफैक्ट यहाँ आसपास के गांव वालों और कई एक्सप्लोरर्स ने येती जैसे किसी जीव के देखे जाने की बात भी कही है। कुछ ने तो येती की खाल और उसके बालों के मिलने की बात को भी माना है। जो लोग इन फुटप्रिंट्स को बस किसी पहाड़ी भालू या पहाड़ी बकरी के होने की बात कहकर डिसमिस कर देते हैं, उनसे मेरा बस एक सवाल है कि कौन सा भालू या बकरी 2 पैरों पर चलता है। इंडियन आर्मी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने इन फुटप्रिंट्स की फोटोज को ट्वीट किया था और इन फोटोज को कई इंडियन और फॉरेन मीडिया पोर्टल्स ने उनके ट्वीट्स पर ट्रोल भी किया था। पर अमेरिकन गवर्नमेंट का क्या?
जिन्होंने 1959 में नई दिल्ली को एक गाइडलाइन जारी की थी येती जैसे एक क्रीचर के बारे में। आपकी स्क्रीन पर दिख रहे 30 नवंबर 1959 की तारीख वाले इस डिस्पैच में अमेरिकन गवर्नमेंट ने नेपाल के राजशाही को 5,000 रुपए की पेशकश की थी, वहां उन्हें एक एक्सप्लोरेशन करने देने की परमिशन के बदले में। उन्होंने इस डिस्पैच में साफ साफ लिखा था कि भारत सरकार को नेपाल सरकार से बात करनी चाहिए कि वो अमेरिकन एक्सप्लोरर्स को येती जैसे किसी जीव की तलाश करने के लिए परमिशन दें, और इसके बदले में वो 5,000 रुपए नेपाल की सरकार को देने के लिए तैयार थे, जो कि उस वक्त एक अच्छी खासी रकम हुआ करती थी। इस डिस्पैच के दूसरे पॉइंट पर नजर डालिए। इसमें लिखा है कि अगर अमेरिकन एक्सप्लोरर्स को येती या फिर उसके जैसा कोई जीव मिलता है तो वो उसे जिंदा ही पकड़ेंगे जब तक येती से उनकी जान को कोई खतरा ना पैदा होता हो, और येती से जुड़े सारे दस्तावेज और फोटोज वो नेपाल सरकार के साथ साझा भी करेंगे। इसके अलावा आखिरी पॉइंट में ये भी लिखा है कि इस एक्सप्लोरेशन से जुड़ी सारी जानकारी सबसे पहले नेपाल सरकार को दी जाएगी, और ये उन पर निर्भर करेगा कि वो इस जानकारी को पब्लिक करना चाहते हैं या नहीं। एंड में सिग्नेचर है अर्नेस्ट एच फिस्क, काउंसलर ऑफ एम्बेसी के। चलिए समय में थोड़ा और पीछे जाते हैं और बात करते हैं येती के कुछ और सॉलिड डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स की। आज से लगभग 200 साल पहले नेपाल के कोर्ट में काम करने वाले एक ब्रिटिश सिटीजन B.H. हॉडसन ने रिपोर्ट किया था कि आसपास गांव में रहने वाले शिकारियों को जंगल में जाने से डर लगने लगा था। हॉडसन का कहना था कि शिकारियों ने उसे एक जंगली आदमी के बारे में बताया था जो कि साइज में बहुत ज्यादा बड़ा था और उसके शरीर पर बहुत ही घने बाल थे। 1889 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के एक स्कॉटिश मूल के सर्जन मेजर लॉरेंस वॉडल ने भी कुछ ऐसा ही रिपोर्ट किया था। दरअसल लॉरेंस वॉडल एक एक्सप्लोरर भी था और वो सिक्किम के पहाड़ों में हाइकिंग के लिए गया हुआ था, जहां उसने बर्फ में येती जैसे ही बड़े बड़े इंसानी पैरों के निशान देखे थे। उसे तब तक नहीं पता था कि ये निशान किसके हो सकते हैं, पर उसके लोकल गाइड ने उसे बताया कि ये निशान येती के पैरों के हैं। मेजर लॉरेंस ने एक और बात रिपोर्ट की थी कि उसके गाइड ने उसे कहा था कि येती स्वभाव से काफी अग्रेसिव होता है और सामने पड़ने पर वो इंसानों को मारकर खा भी सकता है, इसीलिए उन्हें उन निशानों का पीछा नहीं करना चाहिए। उनसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है पहाड़ से नीचे भागते हुए अपनी जान बचाना। 1921 में ब्रिटेन में अबॉमिनेबल स्नोमैन की हेडलाइंस हर न्यूज़पेपर में छाई हुई थी क्योंकि ब्रिटिश माउंट एवरेस्ट रिकॉन टीम ने कुछ रिपोर्ट किया था। इस रिकॉन टीम को कर्नल हॉवर्ड ब्यूरी लीड कर रहे थे। इनकी टीम का मकसद था माउंट एवरेस्ट के नॉर्थ साइड पर सबसे पहले पहुंचना, पर अपने इस सफर में उन्हें कुछ और भी मिला था। हाइकिंग के दौरान उन्हें बहुत ही बड़े और अजीब पैरों के निशान मिले थे, जिन्हें उन लोगों ने एक बड़े ग्रे वुल्फ के फुटप्रिंट समझा था। दरअसल ग्रे वुल्फ एक जरूरत से ज्यादा बड़े भेड़िए की एक स्पीशीज है जो कि सिर्फ पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। ये भेड़िए ब्रिटेन में बहुतायत से पाए जाते थे, पर जिस तरह की इनकी कल्चर और संस्कृति है, ब्रिटिशर्स ने इन भेड़ियों का इतना शिकार किया कि ये विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके थे। आप सब ने गेम ऑफ थ्रोन्स में डायर वुल्फ को जरूर देखा होगा। एक ग्रे वुल्फ उससे थोड़ा ही छोटा होता है। ये रहा एक ग्रे वुल्फ और एक आम वुल्फ का साइज कंपैरिजन। इसकी लंबाई 5 से 6 फीट के बीच और ऊंचाई 2.5 से 3 फीट के आसपास होती है। एनीवेज, कर्नल ब्यूरी की टीम अपनी मंजिल से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर थी तब लकपा ला दर्रे के पास, जो कि 22,470 फीट की ऊंचाई पर है, उन्हें बिल्कुल अकेला महसूस हो रहा था। उन्हें गर्व था कि वो शायद पहले इंसान हैं जो कि यहाँ तक पहुंचे हैं और जल्द ही वो अपने इस सफर में कामयाब भी हो जाएंगे, पर वो गलत थे। वहां उनके साथ कोई और भी था। उस बर्फ के तूफान में उन्हें कुछ ही दूरी पर बहुत ही लंबी चौड़ी आकृतियां दिखाई दी। वो आकृतियां काली थीं, जो कि बर्फ में दूर से नजर आ रही थीं, और वो 2-4 के ग्रुप में थी जो कि पैदल चलते हुए कहीं जा रही थी। उनकी टीम के साथ चलते हुए तिब्बतन ट्रैकर्स ने उन्हें तुरंत ही रुकने को कहा, क्योंकि उनके हिसाब से ये कोई भेड़िए नहीं बल्कि येती थे। 1925 में एक ग्रीक फोटोग्राफर निकोलस तोम्बाजी, जो कि एक ब्रिटिश एक्सपेडिशन टीम का हिस्सा थे, उन्होंने पूर्वी हिमालय के जेमू ग्लेशियर के पास येती को देखा था।
निकोलस का कहना था कि उन्होंने जिस जीव को देखा था वो बहुत ही लंबा और मजबूत कदकाठी का था। वो 2 पैरों पर चल रहा था और उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। निकोलस ने बताया था कि उसके लोकल ट्रकर्स ने उसे वो जीव दिखाने के लिए उसके टेंट में आकर बुलाया था और वो जीव उनसे कुछ 100-200 गज की दूरी पर था। निकोलस ने यह भी कहा था कि यह जीव आसपास की झाड़ियों में कुछ ढूंढ रहा था और वो उन झाड़ियों को बड़े आराम से जमीन से एक ही झटके में उखाड़ रहा था। वो जीव निकोलस की आंखों के सामने ही जंगल में कहीं चला गया था। उस वक्त निकोलस को अपने भारी भरकम कैमरे को सेटअप करने का टाइम नहीं मिल पाया, नहीं तो शायद आज हमारे पास येती की एक ऑथेंटिक फोटो मौजूद होती। इस घटना के ठीक 12 साल बाद ही एक फेमस माउंटेन क्लाइंबर फ्रैंक एस स्मिथ तिब्बत के जंगलों और पहाड़ों में घूमने गए हुए थे। वो बेसिकली उस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते थे और उन्हें भी येती के पैरों के निशान दिखाई दिए थे। ये निशान भी इंडियन आर्मी को मिले पैरों के निशान जैसे ही एबनॉर्मली लार्ज थे। पर कौन सा इंसान ऐसे बर्फीले माहौल में नंगे पैर घूमना चाहेगा? स्मिथ ने उन फुटप्रिंट्स का पीछा किया और उन्हें स्टडी किया तो उन्हें समझ आया कि ये निशान जिस किसी के भी थे वो ग्लेशियर्स और बर्फीले पहाड़ों को बड़े ही आराम से पार कर रहा था और उसे इन पहाड़ों पर चलने और यहाँ अपना रास्ता बनाने में कोई भी परेशानी पेश नहीं आ रही थी। स्मिथ ने इन फुटप्रिंट्स की तस्वीरें भी ली थी जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इन्हें स्टडी करने के लिए म्यूजियम में भी भेजा गया था, पर उन्होंने इन फुटप्रिंट्स को भालू के पैरों के निशान कहकर खारिज कर दिया। पर हम सब जानते हैं कि बियर फुटप्रिंट्स कुछ इस तरह के दिखते हैं। ठीक उसी साल 1937 में ही रशियन सोल्जर्स मंगोलिया के अंदर जापान के साथ एक वॉर में इन्वॉल्व थे। उन्हें बर्फ से अपनी तरफ आती 2 आकृतियां दिखाई दी थी। जब रशियन सोल्जर्स ने उनसे आइडेंटिफिकेशन मांगा और अपने हाथ ऊपर करने को कहा तो उन 2 आकृतियों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। 1-2 बार वार्निंग देने के बाद उन्होंने गोलियां चला दी। अगली सुबह जब वो स्पॉट पर उन्हें आइडेंटिफाई करने पहुंचे तो उन्हें जो मिला वो चौंका देने वाला था। उन सोल्जर्स ने उन जीवों को एक अननोन एप के नाम से आइडेंटिफाई किया जिनके शरीर पर लंबे लंबे लाल बाल थे। उनका साइज इंसानों जितना ही था, पर वॉर की वजह से वो इन बॉडीज को अपने साथ रशिया नहीं ले जा सके। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी कई सोल्जर्स ने इस इलाके में ऐसे ही एप्स को देखे जाने की बात कही जिन्हें वहां के लोग आल्मा कहते थे। स्लावोमिर रविका अपने बुक द लॉन्ग वॉक में लिखते हैं कि जब वो एक साइबेरियन लेबर कैंप से भाग रहे थे तब आल्मास की वजह से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था और वो ये भी लिखते हैं कि उन्हें डर था कि कहीं यह आल्मास उन्हें मारकर खा ना जाए। 1948 में M.A. स्टोनिन जो कि एक जियोलॉजिस्ट थे सेंट्रल एशिया के रीजन में एक्सप्लोरेशन के लिए निकले हुए थे और एक सुबह उनकी नींद अपने गाइड्स के चिल्लाने की आवाजों से खुली। उनके गाइड्स चिल्ला रहे थे कि किसी ने उनके घोड़ों को चुरा लिया है या फिर कोई उनके घोड़ों को लेकर भागने की कोशिश में है। स्टोनिन अपनी राइफल लेकर बाहर भागे तो उन्होंने घोड़े के पास एक बड़े से जीव को खड़ा हुआ पाया जिसके शरीर पर लंबे लंबे लाल बाल थे। उसे देखते ही स्टोनिन चिल्लाने लगे और उसकी तरफ दौड़े, पर वो जीव 2 पैरों पर इतनी तेजी से अपनी दिशा बदलते हुए उनके सामने से भागा कि वो उसे शूट ही नहीं कर पाए। येती का ये लेजेंड सिर्फ इंडिया, नेपाल और एशिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अलग अलग नामों से जाना जाता है। रशिया में इसे आल्मास और मंगोलिया में इसे महतो कांगमी के नाम से जानते हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक ही जीव को अलग अलग नामों से पुकारे जाने का मतलब सिर्फ एक है कि इस जीव का एग्जिस्टेंस और इन जगहों पर मौजूद होने के चांसेस आज भी बहुत ज्यादा हैं। वेस्ट एशिया में कॉकस माउंटेन्स, साउथ एशिया में हिमालयन रेंज, अफगानिस्तान में पामीर माउंटेन्स और रशिया के ईस्टर्न कोने वर्कोनियांस में भी येती के बारे में तरह तरह की बातें कही जाती हैं। और वेस्ट और मॉडर्न मीडिया चाहे जो भी कहे, इन सभी इलाकों में रहने वाले लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें अपने पुरखों की बताई बातों पर और अपनी आंखों और कानों पर कहीं ज्यादा भरोसा है। जरा एक बार सोच कर देखिए कि आप कहीं घूमने गए हैं और आपने रुकने के लिए कैंप लगाया है और आपको अपने कैंप के पास इस तरह के बड़े बड़े निशान दिखाई दें तो आप क्या करेंगे? इंडियन आर्मी के इन ट्वीट्स को
इंडियन और फॉरेन दोनों ही मीडिया आउटलेट्स ने बुरी तरह से ट्रोल किया था और इसमें हमारी पॉलिटिकल पार्टीज यहां तक कि यूपी के एक्स सीएम अखिलेश यादव भी पीछे नहीं थे। इसके बाद इंडियन आर्मी के प्रोटोकॉल या फिर गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स की वजह से इंडियन आर्मी ने इस बारे में कभी दोबारा बात नहीं की। पर वो मीडिया हाउसेस या फिर पॉलिटिशियंस जो कि हमारी इंडियन आर्मी के बारे में उल्टा सीधा बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, वो ट्रोल करने की जल्दी में और अपनी झोंक में ये भूल जाते हैं कि इंडियन आर्मी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल आर्मीज इन द वर्ल्ड और ये कभी मजाक नहीं करती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप चाहें तो कमेंट में हमें सजेशंस भी दे सकते हैं और प्लीज हमारे वीडियोस को शेयर करिए क्योंकि हमारी ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, हैव फन।